अखिलेश, अनिक, भास्कर, अंकिता, आरोही, गौरव, हिमांशी, जागृति, क्रिश, मनस्वी, मोहित, पूरव, सुजय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर सभी बच्चों को क्लियर वॉइस है तो वाई टाइप करें। हिमांशी, आवाज आ रही है आपको? बोलो हिमांशी। यस सर। इको तो नहीं, आवाज रिपीट तो नहीं हो रही? नो सर। ओके ओके। अगर वॉइस में कोई दिक्कत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। बीच में कई बार हो जाती है दिक्कत, मुझे पता नहीं चलता और फिर काफ़ी देर बाद पता चलता है। तो आज ऑडियो की वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। लास्ट टाइम हमने स्टमक के बारे में डिस्कस किया था। स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस का कौन सा स्टेप और कैसे कंप्लीट होता है। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर, जो कि एक हाईली कोल्ड लॉन्ग ट्यूब है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7.5 मीटर लॉन्ग है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन रिसीव होता है, विच कम्स फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो अहम पार्ट हैं, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, लीवर और पैंक्रियास। इसके बिना डाइजेशन प्रोसेस का कंप्लीट होना हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर किसी पर्सन का लीवर डैमेज हो जाए तो उसके सरवाइव करने के चांस 1% भी नहीं है। तो लीवर के डैमेज होने की सिचुएशन में ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर लीवर डैमेज हो जाता है, अगर 33% लीवर आपका ठीक है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है वो लीवर ही है। लीवर डाइजेशन में सबसे बड़ा जो रोल है जिस ऑर्गन का, वो लीवर ही है, जो हमें फूड में प्रेजेंट टॉक्सिक केमिकल से बचाता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचाता है, टॉक्सिक्स को फिल्टर आउट करता है, वो लीवर ही है। तो अगर हमारे लीवर का 33% पार्ट भी ठीक है तो भी हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो सकता है, तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर लीवर डैमेज हो जाए तो 5 दिन से ज़्यादा मुश्किल ही कोई सरवाइव कर सकेगा। तो लीवर के डैमेज होने की सिचुएशन में 4 या 5 दिन में ही बॉडी हमारी काम करना बंद कर देती है। और लीवर का ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है आज के टाइम में। कोई भी इंसान अपना लीवर डोनेट कर सकता है। पूरा लीवर तो डोनेट करेंगे तो डोनर को लाइफ थ्रेटनिंग होगा, लेकिन वो अपना हाफ लीवर या 33% लीवर डोनेट कर सकता है, जो कि एक्सेप्टर की बॉडी में ट्रांसप्लांट होने के बाद काम कर भी सकता है। हो सकता है ट्रांसप्लांट फेल भी हो जाए। लीवर का बहुत बड़ा रोल है। पैंक्रियास का भी बड़ा रोल है। पैंक्रियास डैमेज होने की सिचुएशन में आपको डेली दिन में 1 या 2 बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे अगर पैंक्रियास डैमेज हो जाए, क्योंकि पैंक्रियास शुगर को डाइजेस्ट करने में एकमात्र ऑर्गन है जो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है। अगर आपका पैंक्रियास डैमेज हो जाएगा किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो आप कुछ भी खाओगे तो रोटी तक भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगी।
जो क्योंकि हमें एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगी अगर पैंक्रियास से जो इंसुलिन रिसीव होता है वो बंद हो जाए या कम हो जाए। इस सिचुएशन को हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में या तो पैंक्रियास काम करना स्लो कर देता है या काम करता ही नहीं है, बिल्कुल बंद ही हो जाता है। तो उस सिचुएशन में पेशेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन पेशेंट सरवाइव कर जाएगा कुछ प्रिकॉशंस रखने के बाद। उसको कुछ काफ़ी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी, मेनली शुगर की बनी हुई चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी जिसमें ज़्यादा शुगर हो। वैसे तो जो हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें भी शुगर प्रेजेंट होती है। चीनी वाली शुगर अलग होती है, शुगर केन। शुगर के भी बहुत सारे टाइप हैं, तो शुगर केन ज़्यादा मुश्किल होती है डाइजेस्ट करने में। यहाँ तक कि शहद में भी फ्रक्टोज नाम का शुगर प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स वगैरह में, शहद में, हनी में, और भी फ्रूट्स में शुगर प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज की फॉर्म में। तो अगर पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज कम करे या ना करे तो डायबिटीज़ की सिचुएशन आ सकती है, जो कि काफ़ी बड़ा हेल्थ इशू है। इसको मैनेज करना भी कोई कम आसान नहीं है। अगर किसी को भी दिक्कत हो जाए तो उसको दिन में 1 या 2 बार या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसुलिन के इंजेक्शंस रेगुलरली इंजेक्ट करने पड़ते हैं। तो पैंक्रियाज अगर डैमेज हो जाए तो हो सकता है कि जो पेशेंट है वो कई साल निकाल जाए, लेकिन लीवर के डैमेज होने की सिचुएशन में 4-5 दिन से ज़्यादा पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसका फंक्शन क्या है अभी हम वही डिस्कस करेंगे। लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन अगर हेल्दी लीवर है। जो हेल्दी लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, लेकिन कई बार लीवर का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो थोड़ा ब्लैकिश भी हो सकता है, लेकिन जो हेल्दी लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। जो कि आपके लंग्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होगा और स्टमक के बिल्कुल साथ ही प्रेजेंट होगा एब्डोमिनल कैविटी में। It secretes bile juice which help in the digestion of fats। जो भी हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं, जो भी डायरी प्रोडक्ट है, मिल्क है, बटर है या फिर ऑयल है या कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि बनाना वगैरह, जिनमें फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि लीवर से ही आता है। तो लीवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस और वो एक स्टोरेज टैंक में स्टोर होगा, और स्टोरेज टैंक का नाम है गॉल ब्लैडर। स्टोरेज बैग कहो टैंक की बजाय। तो जो गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर एक बैग की तरह है जिसमें बाइल जूस स्टोर होता रहेगा, जो कि बाद में फैट के डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि नॉर्मली थोड़ा ग्रीनिश कलर में शो की गई है। इसमें ही लीवर से आने वाला डाइजेस्टिव जूस, बाइल जूस स्टोर होगा, जो कि जरूरत पड़ने पर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाएगा धीरे धीरे, एक साथ तो सारा नहीं होगा। तो जब भी जरूरत होगी, जब भी फैट का डाइजेशन रिक्वायर्ड होगा, तब तक थोड़ा थोड़ा बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से बाइल जूस भी आएगा
और साथ में पैंक्रियास जो कि क्रीम कलर का ऑर्गन है, जो कि स्टमक के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है। इससे भी एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज होगा जो कि प्रोटीन्स, स्टार्च और फैट के डाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं जिसको। तो प्रोटीन, स्टार्च और फैट, इन सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में पैंक्रियाटिक जूस का बहुत बड़ा रोल है। तो आज अभी आप सब बच्चों से पूछते हैं कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन बच्चा बताएगा? वैसे प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में ही शुरू हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस की हेल्प से वो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कौन बच्चा बताएगा प्रोटीन का सोर्स क्या है हमारी डेली डाइट में? सर फिश। निखिल ने बताया कि जो फिश है, इसके अलावा वेज में बताइए। सर चीज। सर चीज। हाँ, सर सर क्या? चीज। सर चीज। अच्छा, डायरी प्रोडक्ट, ठीक है। चीज़, जो भी डायरी यस प्रोडक्ट है, मिल्क है, चीज़ है, बटर है, उनमें भी प्रोटीन सर का एग। कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा है जो प्रोटीन का कंटेंट आपको वेजिटेरियन डाइट में मिलेगा वो मिलेगा दालों में। जितनी भी पल्सेस हैं, यस सर दालें दाल। हैं, उनमें प्रोटीन काफ़ी अमाउंट में होता है। यहाँ तक कि सोयाबीन जो है, सोयाबीन सोयाबीन का मिल्क भी होता है, सोयाबीन से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं सर उसमें भी। न्यूट्रिला। हाँ, वो भी सोयाबीन ही है, तो उसमें भी प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। प्रोटीन का कंटेंट, प्रोटीन बॉडी की टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रिपेयर के लिए एसेंशियल है। हमारी बॉडी को प्रोटीन और ग्लूकोज, ये दो चीज़ें चाहिए। ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेल्स के रीजनरेशन के लिए, रिपेयरमेंट के लिए। लेकिन अगर प्रोटीन की डाइट कम हो तो हमारी ग्रोथ पर काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा जो स्टार्च है, स्टार्च आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में ही चेंज होने वाला है। तो जो स्टार्च प्रेजेंट होगा, दो फूड आइटम्स बताएंगे जो स्टार्च का एक बड़ा सोर्स है। कौन बच्चा बताएगा कौन कौन सी फूड आइटम में स्टार्च का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है? सर राइस। सर राइस में सर स्टार्च वीट। है, पोटैटो में भी है। वीट। हाँ, इन सभी चीज़ों में स्टार्च का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। स्टार्च अल्टीमेटली ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और फिर ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जो फैट है, फैट भी आपकी बॉडी में, फैट वाली चीज़ें अभी हमने डिस्कस की भी थी। जो भी ऑयली चीज़ें हैं या डायरी प्रोडक्ट हैं, मिल्क वगैरह, उन सभी में फ़ैट का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। कौन से फ्रूट में फ़ैट का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है? कौन बच्चा बताएगा? सर मेनली घी में होता है बहुत ज्यादा। बटर, घी। सर ऑयल।
Excuse me, sir. No voice is coming. तो अभी हम बात कर रहे थे फैट के बारे में। फैट के डाइजेशन में बाइल जूस का बहुत बड़ा रोल है। अगर बाइल जूस अवेलेबल ना हो, इनकी किसी वजह से गल सर, ब्लैडर आपकी डैमेज आवाज हो क्लियर जाए। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। माइक की बड़ी दिक्कत रहती है, कोई अच्छा माइक यहाँ मिलता ही नहीं है। ऑनलाइन भी मंगवाया, वो भी ख़राब ही निकला। चलो कोशिश करते हैं कुछ अरेंजमेंट हो। अनीक, आवाज आ रही है आपको? बोलो अनीक। सर आ रही है। क्लियर है या यस सर। रिपीट हो रही है? इको तो नहीं आवाज में रिपीट हो रही हो? नो सर, मेरे में तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। ओके ओके। कई बार जिन बच्चों का इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है, उनको वॉइस में दिक्कत आती है। कई बार मेरी तरफ से वॉइस क्लियर जा रही होती है, लेकिन जिन बच्चों का इंटरनेट कनेक्शन वीक हो या स्पीड कम हो, तो उनको अटक अटक के आवाज़ सुनाई देती है, तो उनको तो दिक्कत आएगी। बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हो अगर आवाज़ में ज़्यादा दिक्कत है तो अभी हम फैट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फैट का डाइजेशन कैसे होगा, उसके लिए बाइल जूस की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर गाल ब्लैडर डैमेज हो जाए, इसको निकाल भी दिया जाए, तो भी पर्सन कई साल तक सरवाइव कर सकता है। बस दिक्कत क्या होगी, उसमें फ़ैट नहीं बनेगा और वो बहुत ही स्लिम होगा, दुबला पतला होगा अगर फैट ना बने या फैट का डाइजेशन ना हो पाए अच्छे से। तो नॉर्मली क्या देखा जाता है, लगभग हर एक इंसान 50% लोगों में गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है 50+ 60+ एज होने के बाद। ये हर एक किसी को दिक्कत आती है स्टोन के बनने की वजह से। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लीवर की एफिशिएंसी भी कम होती जाएगी, पैंक्रियाज की एफिशिएंसी भी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, तो डायबिटीज़ की कंडीशन आने के चांस भी बढ़ते जाते हैं। और गाल ब्लैडर तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 50-60 की एज तक डैमेज हो जाए स्टोन्स के फॉर्मेशन की वजह से। फिर उस एज में फ़ैट का डाइजेशन मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी कंपोनेंट फूड में प्रेजेंट होंगे, फाइनली वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज भी एक शुगर का टाइप ही है, जैसे कि फ्रक्टोज है। और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये तभी चेंज होंगे जब बाइल जूस प्रेजेंट होगा। अगर बाइल जूस ही ना हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फैट हम कितना भी खा लें, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज ही नहीं होगा। जो फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल है, ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि जरूरत पड़ने पर आपकी काम वॉइस क्लियर नहीं। आएगा। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे को इंडिविजुअली दिक्कत होती है वॉइस में। तो अगर सभी बच्चों को वॉइस में दिक्कत है, तो आप चैट बॉक्स में हर एक बच्चा टाइप करें वॉइस इज़ नॉट क्लियर। अगर एक बच्चा टाइप करता है, तो उसकी वो इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉब्लम है उसके डिवाइस में। तो उसके डिवाइस को की प्रॉब्लम को एट क्लास के टाइम में दूर नहीं किया जा सकता है।
बाद में अलग से दूर किया जा सकता है। तो अगर ज़्यादा बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही है तो बड़े लेवल पे अपनी रिपोर्ट करें चैट बॉक्स में जाके कि वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस की दिक्कत काफ़ी है। चलो नेक्स्ट क्लास तक मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो बच्चे ऐसी जगह पे हैं जहाँ नेट का कनेक्शन वीक है वहाँ वॉइस की ज़्यादा दिक्कत रहेगी। चलो आज तो हम किसी तरीके से क्लास पूरी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कुछ सॉल्यूशन मिले। वॉइस की मैं खुद ही बीच बीच में चेकिंग करता रहूँ, उसकी भी कोशिश करेंगे। चलिए अभी हम 5 मिनट और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, और जो प्रोटीन है वो फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो अमीनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल्स टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल है। लेकिन बिना पैंक्रियाटिक जूस के ये सब हो पाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे, जो भी न्यूट्रिएंट सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होगा जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे और हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ब्लड के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इनर लाइनिंग, उस पर काफ़ी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे जो आपने पिछली बार वीडियो में भी देखे होंगे। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो इस वर्ड को आप गूगल सर्च करना, तो आपको इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सभी न्यूट्रिएंट्स फिर हर एक सेल तक पहुंच जाएगा, और इस प्रोसेस जो लास्ट स्टेप है डाइजेशन का, इसको कहेंगे एसिमिलेशन। तो डाइजेशन का जो लास्ट स्टेप है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी कोई ऐसा फूड भी होगा जो 100% डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। कोई भी फूड ऐसा नहीं होता जो 100% डाइजेस्ट हो जाए, उसका कुछ ना कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और बल्कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि सिंपलर फॉर्म में आ चुके होते हैं, हो सकता है कि वो भी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो पाए। तो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो फूड, और जो डाइजेस्ट तो हो गया है लेकिन ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, वो फूड अब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर क्या प्रोसेसेस होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन तो नहीं होगा, जितना सिंप्लीफिकेशन होना था फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अहम प्रोसेसिंग होगी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड के साथ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं।